एक ऐसा चुनाव जिसमें कोई लहर नहीं है, एक ऐसा चुनाव जिसमें किसी को सत्ता से हटाने की कोई भयानक नाराजगी नहीं है, उसके दूसरे चरण का मतदान 24 घंटे से भी कम वक्त में शुरू हो जाएगा। कल सुबह 7 बजे से दोस्तों बिहार के वो मतदाता लाइन में लग जाएंगे जिनको दूसरे चरण के मतदान के दौरान वोट करनी है, और कल शाम 5 बजे के बाद ईवीएम में कैद हो जाएगा बिहार के उम्मीदवारों की किस्मत। दोस्तों इस बार का बिहार का विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहा, और ये जो दूसरे चरण का मतदान है ये तो इतना क्रूशियल है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इस चरण के मतदान में भी अगर बीजेपी ने, एनडीए ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसके लिए कहा जा रहा है कि पहले चरण के मतदान में उसको थोड़ा नुकसान हुआ है, तो फिर जो कुर्सी है, जो सत्ता की चाबी है, वो हाथ से निकल सकती है, क्योंकि एनडीए के लिए अब करो या मरो की स्थिति है। वहीं दूसरी ओर इसी चरण के मतदान में कैसे आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, कैसे वो अपने उस किले को एक बार फिर से बचाएगी जो पहले से ही उसके पास है। जल्दी आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ। दोस्तों दूसरे चरण के मतदान के लिए 20 जिलों की 122 सीटों पर चुनाव होना है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पूरा इलाका है, मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक, चंपारण बेल्ट से लेकर शाहबाद, मगध क्षेत्र की सीटें इसमें आती हैं। दोस्तों इसमें 122 सीटें जो आने वाली हैं, इनमें से 101 सीटें जनरल कैटेगरी में आती हैं, 19 सीटें अनुसूचित जाति की कैटेगरी में आती हैं, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति आरक्षित हैं। दोस्तों 2020 के नतीजों के हिसाब से अगर देखें तो एनडीए के लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर एनडीए ने इस चरण में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसके लिए सत्ता में वापसी करना नामुमकिन हो जाएगा। खास तौर पर ओवैसी, जी हाँ दोस्तों, ओवैसी फैक्टर, जिन्होंने पिछली बार आरजेडी को बहुत नुकसान पहुंचाया था, या फिर ये कहा जाता है कि ओवैसी की वजह से तेजस्वी यादव सीएम बनते बनते रह गए, उनके लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि सीमांचल के इलाके में कल मतदान होना है। इसके अलावा दोस्तों जीतन राम मांझी की जितनी भी सीटें हैं सभी में कल मतदान हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की जितनी भी सीटें हैं सब में कल मतदान हो जाएगा। अगर दोनों गठबंधनों को कंपेयर करें और सभी सीटों को मैं आपको बताऊं कि किसने कैसा परफॉर्म किया था, तो आपको एक हल्का आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली चुनाव कल किस हिस्से में है और किसको कितना एज है। दरअसल दोस्तों दोनों गठबंधनों में इस चरण के मतदान में मात्र 1.6% वोट शेयर का अंतर था, मतलब कह सकते हैं 1.5% का, केवल 1.5% के वोट शेयर का अंतर था। अगर एनडीए की बात करूं तो एनडीए को मिली थी 66 सीटें और महागठबंधन को मिली थी 49 सीटें। इसमें सबसे शानदार परफॉर्म किया था आरजेडी ने। कैसे बताती हूं दोस्तों, बीजेपी को इस 66 सीटों में से 40 सीटें मिली थी एनडीए से, जेडीयू को मिली थी 20 सीटें। ये वो इलाका था जहां पर चिराग पासवान ने बहुत डेंट किया था नीतीश कुमार को। खैर नीतीश कुमार तो वैसे भी तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी, 2020 में उनको बहुत नुकसान हुआ था। हमको जो 4 सीटें मिली थी मांझी की पार्टी को, वो इसी चरण से मिली थी, मतलब हम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चरण। इसके अलावा आरजेडी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 33 सीटें आरजेडी को यहाँ से मिली थी। कांग्रेस को मिली थी 11 सीटें, सीपीआई एमएल को मिली थी दोस्तों 5 सीटें, और बीएसपी जो कि किसी भी गठबंधन का हिस्सा तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है, बीएसपी को जो 1 सीट मिली थी वो इसी चरण से मिली थी। दोस्तों सीमांचल जो क्षेत्र का इलाका है, जैसे किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया है, अररिया है, ये जो आसपास के जिले हैं, करीब 24 सीटें इसमें आती हैं। ये वो हिस्सा है, खासतौर पर पूर्णिया का हिस्सा, जहां पर राहुल गांधी ने बुलेट चलाई थी वोटर अधिकार यात्रा में। इस इलाके में जो मुस्लिम आबादी है बहुत ही बड़े लेवल पर है, और यही वो इलाका है जहां से 5 सीटें जीतकर 2020 में ओवैसी ने बहुत डेंट किया था। दरअसल आरजेडी को उम्मीद नहीं थी कि ओवैसी यहाँ डेब्यू करेंगे तो इतना शानदार परफॉर्म करेंगे, और आरजेडी को इतना नुकसान हुआ था ओवैसी के आने से, क्योंकि मुस्लिम वोटर जो एक मुश्त पड़ गया ओवैसी को। हालांकि चुनाव के बाद ओवैसी के विधायक आरजेडी में चले गए, लेकिन सरकार बनते बनते रह गई आरजेडी की। तो इस बार आरजेडी ने यहाँ बहुत काम किया है। हालांकि दोस्तों ओवैसी चाहते थे कि चुनाव से पूर्व उनका गठबंधन हो जाए, महागठबंधन का वो हिस्सा बन जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों ऐसा करके तेजस्वी यादव उनको एक पहचान दे देते कि देखिए मुस्लिम वोटर्स में कितने पॉपुलर हैं कि इनको गठबंधन में शामिल किया जा रहा है। हाँ, ये भी बात सही है कि जितने भी पोलस्टर से की बातें मैं सुन रही हूँ उसमें ये बात समझ में आ रही है कि इस बार ये जो इलाका है, सीमांचल का इलाका, यहाँ पर वोटर्स के दिमाग में किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है, ओवैसी को लेकर कोई खास ऐसा रुझान नहीं है, एक मुश्त लालटेन को वोट पड़ रहा है। लेकिन ये भी दिलचस्प है कि प्रशांत किशोर ने इन इलाकों में जब भी सभाएं की हैं, उनकी सभाओं में बहुत भीड़ आई है, और जो मुस्लिम युवा मतदाता है ना, फर्स्ट टाइम वोटर है, मुस्लिम वोटर, उनके बीच प्रशांत किशोर की काफ़ी लोकप्रियता है।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जाहिर तौर पर आरजेडी का जो स्ट्रॉन्ग वोटर माना जाता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, मुस्लिम यादव MY यही वो समीकरण है जिस पर पूरी की पूरी आरजेडी अभी भी टिकी हुई है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो मुस्लिम मतदाता है इस इलाके में सबसे ज़्यादा है और इसीलिए आरजेडी को इससे बहुत उम्मीद है। दोस्तों इस इलाके में तेजस्वी यादव ने काफ़ी सभाएं भी की हैं और एक चीज़ बड़ी और दिलचस्प हुई, पूर्णिया वाले हिस्से में जब तेजस्वी यादव सभाएं कर रहे थे तो उन्होंने अपनी सभा में मंच पर पप्पू यादव को बिठाया। पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव की पारिवारिक अदावत है, वो आप सब जानते हैं, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प हुआ। ऐसा करके लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने एक संदेश दिया पॉलिटिक्स में कि वो अपने पिता से अलग हैं, वो अपने निजी जो मतभेद हैं उनको भुलाकर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। दिलचस्प ये दोस्तों, पप्पू यादव भले ही निर्दलीय यहाँ से सांसद हों, लेकिन सब जानते हैं कि वो कांग्रेस समर्थित हैं और ये भी सब जानते हैं कि पप्पू यादव का यहाँ प्रभाव बहुत है इस इलाके में, पूर्णिया वाले हिस्से में। तो पप्पू यादव को जिस तरह से साधा है तेजस्वी यादव ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं एक और आपको बात बता दूँ दोस्तों कि पिछले और इस बार के जो एनडीए और महागठबंधन है उसमें बहुत चीज़ें फ़र्क हुई हैं। जैसे ठीक विधानसभा चुनाव से पहले जो वीआईपी पार्टी थी, मुकेश सहनी की पार्टी, वो टूटकर एनडीए में शामिल हो गई थी, तो एनडीए के लिए वो प्लस हुआ था। इस बार वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो इधर है महागठबंधन की। वहीं दूसरी ओर जितनी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, दूसरे चरण के मतदान के लिए, कल होने वाले मतदान के लिए एक छोटा सा चंक है, बहुत बड़ा तो नहीं, एक छोटा सा चंक है रविदास समाज का, जिसके बारे में कम बात होती है। रविदास समाज में भी जो पढ़ा लिखा समाज है, जो राहुल गांधी की जो संविधान बचाओ आंदोलन है उसको लेकर थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड है, थोड़ा सा वोट शेयर जो कि एनडीए को मिलता रहा है, बीजेपी को मिलता रहा है, उससे हल्का सा शिफ्ट यहाँ पर महागठबंधन की ओर दिखा है। पूरा नहीं, हल्का। युवा मतदाता आप कह सकते हैं, या जो पढ़ा लिखा समाज है रविदास समाज का। इसके अलावा जाहिर तौर पर मुस्लिम समाज तो इस बार एक मुश्त पड़ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी तो खैर वोट पड़ेगा तो कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो घुसपैठिए का मुद्दा है, आपने देखा होगा पीएम की सभाओं में फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद से खूब उठने लगा, अमित शाह की सभाओं में भी उठने लगा, योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ रैलियाँ की, सभाएं की, तो उसमें खुद मुद्दा उठाया। दरअसल इसी इलाके को लेकर है ये जो घुसपैठिए का मुद्दा है ना, ये पूरा मुद्दा दरअसल बीजेपी का अपने वोट बैंक को फिर से इंटैक्ट करने का है। वो जो सवर्ण मतदाता बीजेपी का होता है उसी को इंटैक्ट करने के लिए बीजेपी इस तरह के बयान देती है, क्योंकि वो जानती है कि इस इलाके में मुस्लिम मतदाता बहुत है। अच्छा, ये बड़ा मुझे दिलचस्प लगता है दोस्तों, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। गुजरात से या फिर मध्य प्रदेश से कहीं ज़्यादा मतदाता है, मुस्लिम वोटर जो है वो बिहार में है, उसके बावजूद भी ना तो 2020 का और 2025 का कोई भी विधानसभा चुनाव सांप्रदायिक नहीं हो पाया। बीजेपी ने पूरी कोशिश की घुसपैठिए मुद्दा चलाने की, लेकिन नहीं चल पाया। आज भी मेरी जो पत्रकारों से बात हो रही बिहार की, वो भी यही बोल रहे हैं कि सेकंड फेज में भी नहीं चल पाया। बड़ा दिलचस्प है ये, कैसे हो जाता है कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम मतदाता है, वो भी सेकंड फेज में, लेकिन फिर भी इस तरह के मुद्दे नहीं चलते हैं। ये भी अपने आप में बिहार में बिल्कुल अलग तरह के समाज की ओर हमें इशारा करता है, हमें बताता है। और ये भी बताता है दोस्तों कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व फोर्सेस जो हैं वो इतनी प्रभावी नहीं हुई। हाँ, उसकी जगह मंडल की पॉलिटिक्स में ज़रूर कहूँगी, सामाजिक न्याय वाली पॉलिटिक्स जो है वही चली। बिहार में कम से कम वो दिखाया है। बड़ा दिलचस्प है। हालांकि अभी चुनावी नतीजे आएंगे तो ही हम पूरा विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन अभी तक दूसरे चरण के मतदान से पहले जो जानकारियां मिल रही हैं, कम से कम यही मिल रही हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? एक ऐसा गढ़ जिसको न केवल आरजेडी को दोबारा से रिक्लेम करना है, बल्कि पिछली बार जो ओवैसी से उसने चोट खाई थी उसको दोबारा से अपनी ओर करना है, और एनडीए जिसके लिए हर लिहाज से करो या मरो की स्थिति है, जेडीयू जिसने पिछली बार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था उसके लिए ये सेकंड फेज का जो मतदान है वो क्या लेकर आएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों कल जब सेकंड फेज की वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मेरे चैनल में आप सबसे पहले वोटिंग प्रतिशत के बाद क्या रुझान आ रहे हैं, किस सीट पर किसकी जीत हो सकती है, कहां पर किसकी हार हो सकती है, वो भी सब कुछ मैं आपके सामने रखूंगी।